राहु, शनि, केतु ये ऐसे ग्रह हैं जिनको हमारे शास्त्रों में क्रूर या पाप ग्रह कहा गया है। हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हैं जो शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बने हैं। कलयुग के देवता राहु देव हैं। ये तो लोग बोलते हैं कि राहु स्ट्रांग है तो पैसा बहुत आएगा, लेकिन कोई ये नहीं बोलता किस तरीके से आएगा। राहु आपको एम्बिशियस बनाता है, राहु आपको आगे बढ़ने के लिए, इन्वॉल्व रहने के लिए, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए प्रेरित करता है। केतु देता है सेटिस्फेक्शन। केतु रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। केतु कहता है कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट भव्या और आज हम बहुत सारी चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। आखिर लोग इन सारी बातों से क्यों डरे हुए हैं, आज हम वो सारे सवाल इस एपिसोड में सर के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ भी आपको नहीं बताने वाली हूँ, मैं सीधा अमित सर से ही सारे सवाल डिस्कस करूंगी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद भव्या जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि आखिर लोग राहु, केतु, शनि इन सभी ग्रहों से आखिर क्यों इतना ज्यादा डरे हुए हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी ही एक मेन कारण है कि इतना डर फैला दिया उनके मन में? इसका जवाब ऑनेस्टली, राहु, शनि, केतु ये ऐसे ग्रह हैं जिनको हमारे शास्त्रों में क्रूर या पाप ग्रह कहा गया है। पाप ग्रह कहने का मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर कोई पाप है। पाप ग्रह का मतलब है कि जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे। अब जैसे शनि है, शनि का बेसिक नेचर जो है वो कहता है डिसिप्लिन लेकर आओ, मेहनत करो। ये बेसिक नेचर है जो किसी भी इंसान को अनकंफर्टेबल कर सकता है जो डिसिप्लिन नहीं है। अब इसका जब ट्रांसलेशन हुआ, क्योंकि शास्त्रों में तो ये लिखा गया, जिन लोगों को अपना बिजनेस बनाना था या जिन लोगों ने गलत तरीके से ट्रांसलेट किया, उन्होंने बोला कि ये आएंगे तो आपको परेशान करेंगे, ये पाप ग्रह हैं। सो लिटरली मीनिंग इसका पाप नहीं है, लिटरल मीनिंग है अनकंफर्टेबल करना। और राहु हो, केतु हो या शनि हो, जब इनकी दशाएं आती हैं तो इंसान अनकंफर्टेबल होता है। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल पक्का सच है। लेकिन वो अनकंफर्टेबल इसलिए नहीं होता है कि ग्रह आपको परेशान कर रहा है, वो उसका बेसिक नेचर है। वो चाहता है आप मेहनत करो, वो चाहता है आप डिसिप्लिन बनो, वो चाहता है आप तराशे जाओ। जैसे कोयले को तराश कर हीरा बनता है, या कोयले को तपा कर हीरा बनता है, कोयले को तपा कर सोना बनता है, इस तरीके से आपको वो तपाते हैं। और ये ओवर दी जनरेशंस ये ट्रांसलेशन ऐसा होता गया है कि इसको मिस ट्रांसलेट कर दिया गया है। और आज के ज़माने में तो आप जानते ही हैं कि आपको कैसे डराया जाता है कि शनि ये कर देगा, शनि वो कर देगा। और एक और इसका इम्पोर्टेंट मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ। अब ये जो ग्रह हैं ना, इनकी दशाएं बड़ी लंबी होती हैं। शनि की दशा होती है 19 साल की, राहु की होती है 18 साल की। अब एक ग्रह जो आपको 17 साल, 18 साल, 19 साल अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो आप कैसा फील करोगे? ऑब्वियसली आप परेशान ही हो जाओगे ना कि यार मैं कितना परेशान, मेरी जिंदगी में क्या ये तब ही लिखा है, मेरी जिंदगी में परेशानियां ही लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि वो 18 साल ही परेशान करता है, वो आपको इनिशियली आपको स्ट्रगल करवाएगा ताकि आप एक सर्टेन डिसिप्लिन में आओ, और रिजल्ट देकर जाता है। हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री हैं जो शनि की 7.5 में प्रधानमंत्री बने हैं? कोई उनसे पूछे जो झूठ फैलाते हैं कि 7.5 में आपका जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कि ये लोग प्रधानमंत्री कैसे बन गए? क्योंकि वो शनि की दशा नहीं होती या वो शनि की 7.5 नहीं होती, तो आप इतनी मेहनत या तपस्या नहीं करते जो आपको प्रधानमंत्री बना देती। इसलिए ग्रह पापी नहीं है, ग्रहों का नेचर है आपसे तप करवाना। आप तप करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इनका लिटरली मीनिंग पाप ग्रह नहीं है, इसका ट्रांसलेशन है जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे। ओके। तो लेकिन जब लोग ये बोलते हैं मेरी शनि की महादशा चल रही है, मेरी राहु में या राहु मेरे को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, तो क्या मतलब मैंने ऑलमोस्ट हर किसी को कहते हुए सुना है कि भाई मैंने तो अपनी शनि की 7.5 में मैंने अपने दोस्त खो दिया, सारी चीजें। तो क्या उनका टारगेट हमें पर्सनली अटैक करना होता है? ये थोड़ा सा है, थोड़ा मतलब मैं ऐसा सवाल कर रही हूँ। बट हाँ, क्या वो हमें पर्सनली टारगेट करते हैं या फिर हमारे कर्मों पे आधारित है ये सारी चीजें? तो इतना ज्यादा, क्योंकि अभी आपने बोला कि प्रधानमंत्री भी बने हैं शनि की 7.5 में, बट कुछ कुछ लोग परेशान भी रहते हैं कि वो अपने दोस्त खो देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि वो अकेले पड़ जाते हैं शनि की 7.5 में। तो ऐसा क्यों होता है? ये पार्शियली ट्रू नहीं है कि 7.5 जब चलती है तो लोग अकेले पड़ जाते हैं। मैं बताता हूँ 7.5 आती कब है। 7.5 का मतलब क्या है? यानी कि
शनि के 7.5 साल। वो कब आती है? जिस भी राशि में आपका चंद्रमा बैठा हो, उससे जब एक भाव पहले शनि, उससे एक भाव पहले जो राशि है वहां जब शनि गोचर करते हैं तो 7.5 की स्टार्टिंग होती है। ये 2.5 2.5 साल के लिए 3 राशियों में जाते हैं तो 7.5 साल हो जाते हैं। अब ये चंद्रमा के बहुत, और कैसे कैलकुलेट करते हैं? चंद्रमा जहां बैठा है उससे एक भाव पहले, यानी ये शनि आपकी चंद्रमा के बहुत करीब है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा आपका कंफर्ट है, चंद्रमा आपकी सोच है। अब एक ऐसा प्लेनेट जो आपसे मेहनत करवा रहा है, जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, आपके चंद्रमा के पास पहुंच गया, तो क्या करोगे आप परेशान तो रहोगे मेंटली कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो प्रॉब्लम्स आ नहीं रही हैं, वो प्रॉब्लम्स आपको मजबूत बनाने के लिए लाई गई हैं। अगर आप अगर आप मेहनती रह के अपने सही पाथ पर चलते रहोगे, शॉर्टकट्स नहीं अपनाओगे, जो शॉर्टकट से गलत चीजें नहीं करोगे, तो शनि देवता आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। ये परेशान करेंगे भी नहीं। वो लोग जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ऐसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं क्योंकि वो मेहनत करते आ रहे हैं 7.5 में। अब जब मन के पास क्लोज डिग्रीज में शनि आ जाते हैं तो आपकी सोच को वैसा ही कर देते हैं। अब आप अनकंफर्टेबल हो, अब लेट से आप परेशान हो जिंदगी में किसी भी रीजन से। एक दोस्त आया जो बहुत खुश है, कहता है आओ दोस्त पार्टी करते हैं। क्या हो सकता है? पहले तो आप मना ही करोगे, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। उसने जोर जबरदस्ती करी, नहीं चल तू तो चलना पड़ेगा तुझे। आप चले गए, आप बैठे हो पार्टी में, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप क्या अंदर से एंजॉय कर पा रहे हो? शायद आप फेक कर सकते हो, हंसो 2 4 बार, दिल से आप दुखी हो। तो ना तो आप ऐसा एनवायरनमेंट एंजॉय कर पाओगे जहां पर नो खुशी है, क्योंकि आप अपने ही दुख में परेशान चल रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों से दूरी बन जाती है। दोस्तों से दूरी नहीं बन जाती, आपकी परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं कि आप अपने जीवन में इतने उलझे हुए हो, आपके पास टाइम नहीं है दूसरों के लिए। क्योंकि आप पहले अपना जीवन सुधारोगे ना। शनि कह रहे हैं मेहनत करो, आप मेहनत करोगे या पार्टी करोगे जाके? ऑब्वियसली जब आप मेहनत में बिजी हो तो पार्टी करने का टाइम नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। और दोस्तों को जब आप टाइम नहीं दे पाओगे तो वो धीरे धीरे दूरियां बढ़ती हैं, और उसके साथ साथ आप कहते हो कि शायद दोस्त खो जाए या दोस्तों से ज्यादा कनेक्शन ना रह पाए। तो इसमें गलती दोस्तों की भी नहीं है, ये परिस्थितियों की गलती है। तो मतलब बेसिकली वो है कि शनि में जब शनि की 7.5 चल रही होती है, या शनि का कुछ भी आपका है, अगर आपको लग रहा है कि शनि आपको परेशान कर रहा है, तो आलस्य को छोड़ दो और डिसिप्लिन को अपनाओ। जी राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा एक सवाल एक और यहाँ पे बनता है कि तो इसका मतलब ये है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जैसे कि कोई ऑटो रिक्शा वाला है, वो सुबह 5 बजे निकलता है घर के और 7 से 8 बजे तक घर पहुंचता है, फिर वो ही सेम डिसिप्लिन की तरह वो चल रहा है, तो क्या उनका जो शनि है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग है बिना पूजा करे? बिल्कुल। बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं। एक अखबार डालने वाला भी सुबह 4 बजे उठकर वो बिल्कुल। टेबल डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऑटो वाला भी मेहनत करता है। सो बेसिकली वो शनि की जो बेसिक डिमांड है कि मेहनत करो, वो कर रहा है। लेकिन हाँ ऑटो जी। वाला जब वो जो कमाता है पैसे पूरे दिन में, लेट से वो 500 रुपए कमाता है, वो शाम को आकर गलत काम नहीं कर रहा है, यानी कि या तो उसको गलत दारू के ऊपर खर्च तो नहीं कर रहा है या किसी और चीज में खर्च तो नहीं कर रहा है, वो भी मैटर करेगा ना। क्योंकि शनि केवल सुबह जल्दी उठने से आप डिसिप्लिन हो गए वो जरूरी नहीं है। आपका कैरेक्टर कैसा है, आप उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हो, क्या आप उसको सेवा में लगा रहे हो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेहनत करना एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेहनत करने के बाद जो पैसा कमाया है वो कहाँ खर्च हो रहा है, आपकी आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है। तो शनि आपका 50% तो बैलेंस वैसे ही हो गया क्योंकि आपने डिसिप्लिन अपना लिया लाइफ में। लेकिन आपके जो चाल चलन है, आपका कैरेक्टर है, वो पैसा कहाँ खर्च करते हो, आप अपनी फैमिली की ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। आप ऑटो चलाते हो, ऑटो चलाते चलाते ऑटो आपका साथ दे रहा है, लेकिन सर्विसिंग तो आप उसकी भी करवाते हो ना। इसी तरह जब शनि आपसे मेहनत करवाते हैं, आपके कर्मों को भी एक रिन्यूअल चाहिए होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है, और जो आपको बताती है कि आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अगर आप अपने कर्मों को सही रख रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो आप एक दिन ऑटो ड्राइवर से ऑटो कंपनी के मालिक बन सकते हो। लेकिन आपने ज्यादातर देखा होगा जो दिन में मजदूरी करते हैं ना, वो लोग इतने शाम को थके होते हैं कि शाम को वो एक पैग लगाकर और सो जाते हैं, क्योंकि तो वो जो पैग लगा के सो जाते हैं वो उनका कर्मा खराब कर रहा है। अगर वही पैसा वो अपने परिवार पर लगाएं, अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाएं, और इन चीजों से बचें जो राहु के अंतर्गत आती हैं,
शनि और राहु में शत्रुता है, तो राहु वाली कोई भी कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं तो ऑटो ड्राइवर से ऑटो मालिक बनने में उनको देर नहीं लगेगी, इस बात का मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ। इट्स जस्ट दैट कि ओके। वो कमाते हैं लेकिन गलत जगह पर खर्च भी कर देते हैं। ओके, तो मतलब बेसिकली वही है कि अगर आप ऑटो रिक्शा चलाते भी हो तो आपको अपने मतलब उन पैसों का सही जगह यूज करना सही है, जगह मतलब यूज। ना सुट्टे में ना इनसाइड दारूबाजी में कुछ नहीं करना। एग्जैक्टली। और कुछ और जो मोस्टली रिक्शा वाले गरीब रहते हैं, तो उनके पीछे का मेन रीजन भी यही होता है कि वो अपना पैसा गलत जगह लगाते हैं। देखिए, मैं हर रिक्शा वाले को बुरा मैं गलत नहीं कहना चाहता, हाँ, ये एक पैटर्न है बिल्कुल। जो सोसाइटी के अंदर देखा गया है। हम्म। शनि सीधे सीधे कहते हैं कि आप मेहनत करो, रिजल्ट मैं दूंगा। और शनि और राहु ओके। में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, शत्रुता है। जितने भी ये हम्म। शॉर्टकट्स हैं, ये लॉटरी खेलना, ये शराब पीना, ये गलत भाषा का यूज करना, गालियां देना, अगर आप हम्म। इनमें इन्वॉल्व हो ना तो शनि फिर आपको हेल्प नहीं कर सकते। तो आपको इन सब चीजों से बचना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ऑटो ओके। कंपनी का मालिक बनने के लिए ये ट्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके। तो तो इसका मतलब यही है बेसिकली कि आपका जो शनि है मतलब सही करना है, तो आप मेहनत करते जाओ, तो उसके लिए बस। पूजा वगैरह ये जो बोलते हैं शनि पे तेल चढ़ाओ, वो मतलब करना चाहिए या फिर खाली मेहनत ही करनी चाहिए आपको? देखिए, मैं कभी भी मना नहीं करूंगा किसी को भी। शनि देव हम्म। कौन है? वो भी इष्ट देव है। अगर आप उनकी बिल्कुल। पूजा करते हैं कोई मनाही नहीं है। हम्म। लेकिन बिल्कुल। केवल शनि के ऊपर तेल चढ़ाने से आपके कर्म सुधर जाएंगे, आपका भाग्य सुधर जाएगा, इस बात को मैं ज्यादा नहीं मानता। इष्ट देव हम्म। की पूजा करिए, शनि के ऊपर तेल चढ़ाइए, दिया जलाइए हम्म। काले तिल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उनका बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक डिमांड है आपसे, मेहनत करो, वो नहीं कर रहे हो और तेल चढ़ा रहे हो तो क्या होगा? राइट। तो हाँ। चेंज तो आपको बिल्कुल। अपने अंदर लाना है, बाहर से पूजा करके हम्म। दिखाना नहीं है उनको। वो चेंज जब विद इन बिल्कुल। आ जाएगा ना अंदर की तरफ, कि मुझे अब हम्म। डिसिप्लिन होना है, मेहनती होना है, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी बिना तेल चढ़ाए हुए भी। लेकिन तेल हम्म। चढ़ाते रहो और उधर से फिर लॉटरी खेलो, गालियां बको, शॉर्टकट्स लो, फिर तो शनिदेव तो कभी हम्म। प्रसन्न नहीं होंगे ना। कितने लीटर चढ़ा लो, हजारों लीटर चढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें ये भी बोलता है ना कि आप अपनी मदर की केयर करो, या फिर आपकी जो मदर की एज की लेडीज है उनकी भी आपको इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव को अपनी माँ से बहुत प्यार था। बिल्कुल आपकी बात सही है। शनि देव हैं पुरानी चीजों के हम्म। द्योतक, मतलब पुरानी चीजों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। पुरानी चीजों हम्म। का हमारे परिवार में कौन लोग होते हैं? हमारे माता पिता, बुजुर्ग, हम्म। दादा दादी, बुजुर्ग, कोई भी पुरानी चीज, चाहे वो पुराना कपड़ा हो, या इंसान की बात करें तो पुराने रिलेशंस, मतलब एज में जो आपसे बड़े हों, माता पिता, हम्म। दादा दादी, नाना नानी, कोई भी जो आपसे बड़ा है एज में, वो शनि है। हम्म। अगर आप ओके। तेल ना चढ़ा के उनकी सेवा कर रहे हो, इससे ज्यादा शनि देव हम्म। ज्यादा प्रसन्न होंगे। आप मत जाओ मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। लेकिन अगर आप माँ बाप का दिल दुखा रहे हो या दादा दादी की सेवा नहीं कर रहे हो जब उनको जरूरत है, शनि देव कभी प्रसन्न नहीं होंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। ओके। ये तो आपने बहुत अच्छी, क्योंकि लोग ना मोस्टली यही बोलते हैं कि आप मतलब शनि खराब है तो दिया जला दो और मतलब तेल चढ़ा दो या दिया जला दो, बट कोई भी बेसिक चीज पे नहीं जाता कि भाई आप ये भी करो। पहले आप सबसे पहले अपने कर्मा सुधारो, उसके बाद आपको पूजा पाठ लगेगी। देखिए, कर्मा से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। हम्म। हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम्म। कर्मा भी तो इक्वली इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आप जैसे लेट से आप भूखे हो, है ना, हम्म। आप बता नहीं रहे हो कि आप भूखे हो तो आपको खाना कैसे मिलेगा? तो बेसिकली सर यही मतलब ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, कि आपने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला है कि आपको मतलब शनि पे तेल चढ़ा के क्या करोगे जब आपके कर्म ही सही नहीं है। तो हर कोई यही बताता है ये रेमेडी कर लो शनि को ठीक करने के लिए, वो रेमेडी कर लो, वो कर लो। बट आपने डायरेक्टली बोला पहले आप अपने कर्मा को सुधारो और फिर आप रेमेडीज करो, तभी वो वर्क करेगा। जी। कर्मा ठीक रहेंगे, रेमेडीज नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा। ओके। बट मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिनके कर्मा ठीक होते हैं बट उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ होती है, तो वो क्या पास्ट कर्मास लेके आते हैं? पास्ट कर्मा बिल्कुल, जो हमारा ये करंट जन्म है, जिसको हम भोग रहे हैं, ये प्रारब्ध के हम्म। ऊपर ही डिपेंडेंट है। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध हम्म। हमारे हमने पिछले जन्म में क्या कर्म करे थे। सो आज की हाँ। तारीख में अगर हम बहुत सुखी हैं तो हमने जरूर अच्छे कर्म करे होंगे किसी के पुराने जन्म जन्म में।
जिससे भगवान की कृपा की वजह से आज हमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम्म। लेकिन अगर हम किसी लाइफ के किसी भी एक एस्पेक्ट में या लाइफ में मल्टीपल जगह पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो निश्चित है पिछले जन्म में आपने वो चीजें दूसरों को दी होंगी, यानी कि यही कष्ट आपने दूसरों को दिए होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, भगवान राम ने बाली का वध किया था रामायण में, सबको पता होगा, राइट? तो भगवान राम को पता था कि ये मुझे वापस आएगा। अगले जन्म में क्या हुआ, श्री कृष्ण का जो बहेलिया था उसने तीर चलाया था उनके ऊपर, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण के प्राण गए थे। सो वो उन्होंने जब बहेलिया श्री कृष्ण के पास आया, उसने कहा कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, तो उन्होंने उसको बताया कि पिछले जन्म में तो मैंने तुम्हें तीर मारा था, जिसकी वजह से तुम्हारे प्राण गए थे, तुमने वही बदला लिया है, इसलिए गिल्ट फील मत करो। तो सीधी चीज है, जो आप दोगे अगले जन्म में वापस आएगा। तो सर जैसे कि घर में दो लोग हैं, एक को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, टाइम से उठना, टाइम से खाना और टाइम से सोना। एक है पर्सन जिसको बहुत आरामदायक जिंदगी पसंद है, कभी भी खा रहे कभी भी उठ रहे हैं। तो क्या शनि दोनों को अलग अलग इम्पैक्ट देगा या फिर सेम है? और अगर अलग अलग देगा तो क्या, कैसे, क्या अलग हो सकता है? सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले समझिए, शनि एड्रेस पर नहीं आता है, शनि आता है इंडिविजुअल्स पर। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे घर में 4 और लोग हो सकते हैं, सबका शनि डिफरेंट है। वो मेरे एड्रेस पर नहीं आया, मेरे पोस्ट बॉक्स पर नहीं आया है। अब मेरा शनि जो भी है, मैं उसी के हिसाब से काम करता हूँ। मेरा शनि लेट से मजबूत है, तो मेरा नेचर ही होगा कि मैं बाय डिफॉल्ट डिसिप्लिन्ड होऊंगा, बाय डिफॉल्ट मैं हार्ड वर्क में विश्वास करूंगा, बाय डिफॉल्ट मैं शॉर्टकट से बचूंगा। मेरे घर में दूसरा इंडिविजुअल है, मान लीजिए इंडिविजुअल एक्स, उनका शनि कमजोर है, तो उनको क्या होगा, आलस आएगा। वो कहेंगे ना ना ना, मुझे तो काम नहीं करना और मैं तो शॉर्टकट ही करूंगा जी, मेरा दिमाग तो हमेशा पैसे में लगा रहेगा, मेहनत करना मेरा काम नहीं है। तो शनि के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो उनके अंदर होंगे ही नहीं। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर असर करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर फैमिली के ऊपर, की फैमिली में सबके ऊपर शनि का सेम इशू हो, सेम असर होगा। ओके। तो बेसिक ऐसा क्या कभी उल्टा भी हुआ है, जो इंसान को आरामदायक जिंदगी पसंद हो उसका शनि उसको अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, और जो बहुत डिसिप्लिन और मेहनत कर रहा हो उसको थोड़े बहुत रुकावटें या बहुत मतलब शनि प्रॉब्लम दे रहा हो उसकी लाइफ में? ऐसा भी कहीं कुछ हुआ है, मतलब किसी कुछ कुछ केसेस में अगर ऐसा हुआ हो तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए, देखिए, अगर ऐसा हुआ है तो। ये बहुत ही ना क्वालिटेटिव आंसर क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आराम की जिंदगी गुजारना, आप उसे तोल रहे हो लग्जरी से, कि किसी के पास अपना घर है, कार है, नौकर चाकर है, जनरली उसको बहुत लूजली यूज किया जाता है, उसकी जिंदगी तो बहुत आसान है। ऐसा है नहीं। अरबपति लोग भी होते हैं, उनके घर में वो बहुत पैसा होता है, घर सब कुछ है, उनके पास बिजनेस सेटअप है, लेकिन घर में ऐसी ऐसी परेशानियां होती हैं कि अंदर से वो दुखी होते हैं। असली सुख है जब आप अंदर से कंटेन्ड होते हो, अंदर से सुखी होते हो। और वो कब होते हो, जब आपको जितना चाहिए आप उतने में खुश हो। तो शनि वही सिखाते हैं आपको कि अगर आपकी जिंदगी में इतने की जरूरत है, आप मेहनत करके उसको अचीव कर पा रहे हो, आप खुश रहोगे। और जो पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला रहे, लेकिन अगर उसके पास सब कुछ लग्जरी होने के, मैं लग्जरी वर्ड यूज कर रहा हूँ, लग्जरी, अगर लग्जरी होने के बाद भी वो अंदर से दुखी है, तो वो खुश नहीं रह सकता। और शनि का काम है एंश्योर करना, मेक श्योर करना कि आप मेहनत करके अंदर से सुखी और संतुष्ट रहो। लग्जरी से संतुष्ट तो मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा जो होता हो। लग्जरी होना अच्छी बात है, लेकिन केवल लग्जरी की वजह से आप सुखी हो जाओगे, मैंने तो नहीं देखा। बाकी जनता कुछ समझदार। आई होप आप सभी को शनि ग्रह के बारे में पता चल गया होगा कि आप रेमेडी करो। हम आपको रेमेडी करने से मना नहीं कर रहे हैं, बट उससे पहले आप सभी के सभी अपने कर्म जरूर सुधार लीजिए, तभी आपके लिए रेमेडी काम करेगी। तो सर अब हमने शनि के बारे में बहुत बात कर ली, अब हम आते हैं उस ग्रह के बाद जो लोग सबसे ज्यादा डरते हैं शनि के बाद। अब राहु के बारे में बात करना चाहूंगी आपसे। क्या आजकल के जमाने में के लोग नेचुरली राहु ओरिएंटेड लोग हो चुके हैं, और अगर हाँ तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी हद तक सही भी है। कलयुग को राहु का युग कहा गया है। कलयुग के देवता राहु देव हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु जिनका स्ट्रांग होता है, पैसा उनके पास बहुत होता है, अनलिमिटेड होता है।
ये तो लोग बोलते हैं कि राहु स्ट्रांग है तो पैसा बहुत आएगा, लेकिन कोई ये नहीं बोलता किस तरीके से आएगा। क्योंकि राहु जिन लोगों के ऊपर राहु का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं। कैसे सक्सेस मिलती है? शॉर्ट वो लगाएंगे, स्पेक्युलेटिव तरीकों से पैसा कमाते हैं, जैसे गैम्बलिंग से। आपका वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, आपने बोला आज इंडिया जीतेगी, 10 लाख रुपए लगा दो। क्या है ये? स्पेकुलेशन है ना। आपने कुछ स्टैट्स पढ़े होंगे कि हाँ इस ग्राउंड पर इंडिया ज्यादा जीतता है, इस ग्राउंड पर ये प्लेयर ज्यादा चलता है, तो आपके मन में एक स्टैट है, लेकिन अल्टीमेटली कर तो आप गैम्बलिंग ही रहे हो ना। सो ये गैम्बलिंग का जो पुश है ये राहु देता है। और आप सट्टा लगाओगे, आप जीत जाओगे। आपने 10 लाख लगाए, आप 1 करोड़ कमा लोगे। राइट? पैसा कमा के आप अमीर बन गए, लेकिन किस तरीके से बने? गलत तरीके से। गैम्बलिंग हमारे धर्म में अच्छी चीज नहीं मानी जाती। महाभारत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि तो गैम्बलिंग की वजह से कि पूरा युद्ध हो गया था। सो हमारे जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो देश है, हमारी संस्कृति नहीं कहती कि आप गैम्बलिंग करो। इसलिए शास्त्रों में, एस्ट्रोलॉजी में भी गैम्बलिंग अच्छी बात नहीं मानी गई है। और राहु उसी के देवता है। राहु कहेंगे बेटा जाओ, कोई डरने की बात नहीं, पैसा मैं दूंगा ना, डर किस बात का है। और राहु आपको जिता भी देंगे ताकि अगली बार आप फिर जाओ, फिर दूसरी बार भी जिताएंगे, फिर अगली बार फिर जाओगे, और वहां से जो आपका डाउनफॉल शुरू होगा, शायद आपके पास जो 10 लाख रुपए थे पहले लगाने के लिए, वो शायद 10,000 भी ना बचे। वो राहु कराता है, क्योंकि वो शॉर्टकट से जीना सिखाता है, वो मेहनत करना नहीं सिखाता। वो लालच देगा, वो कंफ्यूज करेगा, इतना कंफ्यूज कर देगा कि वो वही स्थिति आ जाएगी कि 10 लाख वाला इंसान 10,000 भी नहीं है उसके पास। ये राहु करता है। दूसरा, अब राहु कंफ्यूज तो करता है, राहु आपको रिस्क लेने का वाला भी बनाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भगाता है। आज के जमाने में, कलयुग में क्या हो गया है, लोग कमिटमेंट से डर रहे हैं, लोग शादियां नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा लोग लिव इन में रहते हैं या रिलेशनशिप में है। सिचुएशनशिप एक नया वर्ड निकल कर आया है, जो तो मैं रोज नया एक ऐसा वर्ड सुनता हूँ और फिर सरप्राइज हो जाता हूँ, क्या ये कौन सा वर्ड है? सिचुएशनशिप निकल कर आई है। ऐसी बहुत सारी रिलेशनशिप के वर्ड्स हैं जिनका मुझे सबका नहीं पता है, लेकिन ये वर्ड मैंने अभी रिसेंटली सुना है। हाँ। तो लोग ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं जहां पर वो निभाने से डर रहे हैं। वो कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं, वो उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि राहु इल्यूजन भी फैलाता है, आपके दिमाग को कंफ्यूज रखेगा। यार मेरे अंदर इतना कमिटमेंट की पावर है कि मैं अपने साथ साथ इसको भी संभाल पाऊं, क्या मैं रिलेशनशिप में जा सकता हूं? ये कंफ्यूज कर देगा। और आपका ब्रेकअप हो गया, अगले में जाने में आप टाइम भी नहीं लगाओगे, कहोगे यार ये तो चलता रहता है, लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि इमोशन लेस होते जा रहे हैं हम लोग सेंसिटिव नहीं है आज की तारीख में। ये सब राहु देवता के करा धरा है। वही आपको इमोशन लेस बनाते हैं, वही आपको कमिटमेंट में जाने से आपको कम पीछे रखते हैं। और फिर दुनिया तो हमारी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चल रही है। लोग शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, अब्यूजिव हो रहे हैं, वायलेंट हो रहे हैं, अननेसेसरी, जो भी रिक्वायर्ड नहीं है। और तो ये राहु देवता की ही कृपा है जो ये सब चीजें होती रही है। डरने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जैसे राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, और इसी साल से उसकी शनि की महादशा भी चल जाए, तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे दोनों को? देखिए, थोड़ा क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूँ। दो महादशाएं एक साथ नहीं होती हैं। राहु की या तो महादशा आएगी, उसके अंदर शनि की अंतर्दशा आएगी, या शनि की महादशा आएगी, उसमें राहु की अंतर्दशा आएगी। अब ठीक है, दैट्स ओके, आपको एस्ट्रोलॉजी का अपना नहीं है, मैं बता देता हूँ। सो दो दशाएं एक साथ तभी आती हैं। एक होती है महादशा जो लंबे समय तक चलती है, उसके अंदर आती है अंतर्दशा। दो ऐसे प्लैनेट जिनका नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब ये कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है ये बहुत मैटर करता है। मान लीजिए राहु बैठा है लग्न में, शनि बैठा है 7th हाउस में, राइट? जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। अब राहु जब लग्न में बैठ जाएगा, राहु बोलेगा शॉर्टकट अपनाओ बेटा, शॉर्टकट अपनाओ, मेहनत करने से तो 18 साल बाद तुम्हें सफलता मिलेगी। नीचे से शनि 7th हाउस से देख रहे हैं लग्न को, शनि कह रहे हैं बिना मेहनत के तो तुम्हें मिलेगा नहीं, और ये तो गलत तुम्हें सलाह दे रहा है। तो दो दुश्मन आमने सामने, दुश्मन वर्ड आई डोंट नो, मैंने ज्यादा हार्श वर्ड यूज किया है क्या? दो अपोजिट नेचर के प्लैनेट एक दूसरे को देखकर बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो। अब आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज्ड। आपके माइंड के ऊपर जो लग्न है आपका, वहां राहु का भी असर है, वहां शनि का भी असर है।
आप हो जाओगे कंफ्यूज, मैं करूं क्या। मैं शॉर्टकट में जाता हूं तो कंफ्यूज रहता हूं, मैं मेहनत करने जाता हूं तो राहु मुझे रोकता है। ऐसा इंसान कंफ्यूज रहता है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देगा, लॉस खा जाएगा, क्योंकि राहु उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहु और शनि में से स्ट्रांग कौन है, किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और जैसे वो जिस पोजीशन में बैठे होंगे, जो प्लेनेट ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका असर आ जाएगा और वो व्यक्ति वैसा ही काम करेगा। लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। और मैं हम्म। अगर साधारण भाषा में समझाऊं तो आप एक बच्चे को किसी कोचिंग सेंटर में लेके गए, लेट से आपने बैडमिंटन सिखाना है, वहाँ दो कोच हैं, दोनों का सिखाने का तरीका अलग है। एक बोलता है शटल को ऐसे पकड़ो, दूसरा बोलता है शटल को नीचे से पकड़ो। बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, मैं करूं क्या, मैं कैसे पकड़ूं। दो लोग अलग अलग चीजें बता रहे हैं, रिजल्ट सेम है, बनेगा बच्चा चैंपियन ही, हाँ। लेकिन शटल हाँ। पकड़ने का तरीका एक ऐसे बताता है, एक ऐसे बताता है। हम्म। और बच्चा परेशान होने जाएगा, अरे नहीं मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, या तो मुझे आप बता सिखा दो या आप मुझे सिखा दो, दो नहीं सिखा हम्म। सकते क्योंकि दोनों की टेक्निक अलग है। सिमिलर सिचुएशन ओके। राहु और शनि की है, जहां इनकी दशा महादशा आएगी, आपस में टकराएगी, बट व्यक्ति कंफ्यूज होगा ही होगा, उसकी वजह से लॉसेस भी हो सकते हैं। और जिस भाव में बैठे होंगे कुंडली के, उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। ओके। तो पहले तो मैं थोड़ा सा शनि के पीछे जाऊंगी। अगर किसी की शनि की महादशा चल रही है या फिर उनको कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है शनि से, तो उसका अच्छा इफेक्ट लाने के लिए उनको क्या आसान उपाय करना है कि सबको सूट करे। ये नहीं कि वो किसी को साइड इफेक्ट दे रहा है, किसी को सॉरी, साइड इफेक्ट नहीं, किसी को नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, किसी को पॉजिटिव। बट हाँ, आप कुछ एक ऐसा उपाय बता दीजिए कि सबको पॉजिटिव रिजल्ट दे। सेवा, एक ही शब्द है मेरे पास, सेवा, मानव ओके। सेवा, हम्म। एनिमल सर्विस। जिस हम्म। भी जीव के अंदर आत्मा है, चाहे वो इंसान हो, जीव हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप सेवा कर रहे हो, अगर आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, इससे बड़ी रेमेडी शनि की दुनिया में नहीं है। अगर आपके नेचर में बर्ड फीडिंग है ना, अगर आप पक्षियों को दाना भी खिलाते हो, अगर आप हम्म। डॉग्स को खाना खिलाते हो, पेट लवर हो, हम्म। आपकी आधी हम्म। चीजें तो राहु, जनरली राहु रिप्रेजेंट करते हैं एनिमल फीडिंग के लिए, लेकिन शनि भी हम्म। इंप्रूव होता है। इंप्रूव होने का सेंस है कि ये प्लेनेट ना अपने आप ही आपको सपोर्ट करने लगते हैं। जीवन की आधी परेशानियां तो आप हम्म। ऐसे निकाल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में परेशानी आई थी। पता है परेशानियां निकलती कैसे हैं? आपके पास एक कैसे? प्रॉब्लम आई है, तो आप हाँ। प्रॉब्लम मोड में ना जाके सॉल्यूशनिंग मोड में जब चले जाते हो, आपको पता है ठीक है हम्म। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ये तीन चीजें कर सकता हूँ जिससे मेरे पास पैसा आ जाएगा। आपके माइंड में हम्म। क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, आपके पास सॉल्यूशंस होंगे उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। और आप कभी समझ नहीं पाओगे ये डिफिकल्ट सिचुएशन थी, लगता तो नहीं है, मैंने तो अपना आराम से निकाल लिया, क्योंकि आप प्रॉब्लम में गए ही नहीं, आपके पास सॉल्यूशन था। सॉल्यूशनिंग अवेलेबल हो जाती है, चीजों को, डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करने की आपके पास क्षमता आ जाती है। वो पावर है सेवा के अंदर। ये कोई रेमेडी नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम्म। सिर्फ आपको सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता बढ़ा देता है। और सेवा वर्ड जो है, आपने, मैंने एक वन वर्ड बताया सेवा, इससे बड़ी से हम्म। बड़ी, इससे बड़ी रेमेडी दुनिया में कोई नहीं है। ओके। आपने ना अभी एक वर्ड यूज किया था, गैम्बलिंग। बट मैंने ये भी देखा है कुछ लोग गैम्बलिंग, मतलब गैम्बलिंग इज नॉट राइट वर्ड जो मैं भी पूछने वाली हूँ सवाल, स्टॉक मार्केट, उसको लोग गैम्बलिंग ही बोलते हैं एक दूसरी लैंग्वेज में। स्पेकुलेटिव मार्केट है वो, आप अंदाजा लगाते हो, स्पेकुलेशन करते हो। हाँ। तो स्टॉक मार्केट में लोग अंधाधुंध पैसा कमाते हैं, तो क्या उनका राहु स्ट्रांग है, इस वजह से वो इतना पैसा कमाते हैं उससे? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है आपका। राहु स्ट्रांग हुए बिना तो आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट ले ही नहीं सकते हो। जो आपने ओके। बड़े बड़े बुल्स, स्टॉक मार्केट में एक टर्म होती है बुल, वो इतना हाँ। हाँ। पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि पूरा मार्केट हिलाने की ताकत रखते हैं। तो ओके। आप जितना भी, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जितने भी पास्ट में बुल्स रहे हैं जो हम्म। स्टॉक मार्केट को हिलाने की ताकत रखते हैं, इतने पावरफुल राहु है उनकी कुंडली के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पहले आप कंसल्ट कर लीजिए कि आपका राहु ओके। ठीक अवस्था में बैठा है या नहीं। अगर राहु नहीं बैठा है, सपोर्ट नहीं करता है, कमा भी लोगे ना तो उससे प्रॉफिट नहीं ले डिफिकल्ट। पाओगे, उतना ही निकल भी जाएगा, फिर वापस जीरो पे आ जाओगे। लेकिन अगर +1 में जाना है, यानी कि पॉजिटिव में जाना है, कमाना है उससे, तो राहु का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सर जैसे शनि के लिए सेवा जरूरी है, तो क्या वैसे ही राहु के लिए भी सेवा जरूरी है? और शनि और राहु में क्या कनेक्शन है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है या नहीं है? जैसे मैंने पहले भी बताया, दोनों में कनेक्शन यही है कि दोनों एक अपोजिट नेचर के प्लैनेट हैं। सेवा दोनों में ही जरूरी है। शनि में कहा गया है कि आप अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करें, परिवार के जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं या नीडी जो भी हैं। आप और आप चले जाइए ओल्ड एज होम में, राइट? परिवार में ना हो तो ओल्ड एज होम में चले जाइए, लेकिन सेवा करें। राहु भी बात करता है सेवा की, वो एनिमल सर्विस के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं कि आप डॉग्स को खाना खिलाओ, मछलियों को दाना डालो। ये सब राहु और केतु की रेमेडीज रहती हैं जनरली। तो सेवा तो वहाँ भी है। राहु जरूर आपका प्लेनेट है कलयुग का, लेकिन सेवा वहाँ भी आती है। और हमारे शास्त्रों में है, ऐसा लिखा गया है ना कि हमेशा सेवा से बड़ा कुछ नहीं है, सेवा परमो धर्मा। तो अब राहु, जैसा मैंने अब हम आ गए पॉडकास्ट की शुरुआत पे, जहां पर मैंने बोला था कि पाप ग्रह या पाप वर्ड हमने जो लिटरल मीनिंग ले लिया ना, पापी हैं, वो है नहीं। वो एक एनर्जी है, वो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको अनकंफर्टेबल कर देती है, जिसकी वजह से उसे पाप ग्रह बोला गया है। राहु भी तो अरबपति बनाता है ना। तो राहु भी आपको एम्बिशियस बनाता है, आपको आगे मोटिवेट जाने के लिए मोटिवेट करता है। उसके तरीके शॉर्टकट गलत हो सकते हैं, लेकिन बनाता तो वो भी है आपको। और सबको अपनी लाइफ में पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, सब लोग एम्बिशियस हैं, सबको जो सोचा है वो करने की इच्छा भी है। तो हमारे संस्कृति ही ऐसी है जो सेवा फोकस्ड है, इसलिए राहु में भी सेवा है और शनि में भी सेवा है। एक तरफ इंसानों की सेवा पर ज्यादा फोकस है, दूसरी तरफ एनिमल्स की सर्विस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। और दोनों प्लेनेट अपना अपना काम कर रहे हैं। आप इनकी ये रेमेडीज करते रहिए, आपको ना कभी दिया जलाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी मंत्र उच्चारण की जरूरत पड़ेगी। बस सेवा करते रहिए, दोनों चीजें अपनी जगह पर सही काम करती रहेंगी। ओके। तो बेसिकली जिसका राहु वीक है, तो वो ये जो आपने अभी रेमेडीज बताई हैं, वो ये कर सकते हैं? राहु अगर वीक है तो केवल हम्म। सेवा से ही काम नहीं चलेगा। दूसरा, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता तो उनके अंदर भी होगी, या जैसे हाँ अगर जी। लूज लैंग्वेज में बात करूं तो रिस्क फैक्टर वो उनके अंदर भी होगा। वो कहेंगे ये काम मैं ऐसे कर लूंगा, लेकिन क्या हम्म। उनको करना चाहिए? जिनका राहु वीक है उनको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हम्म। उनको डेंजर में और जो एक थिन लाइन है ना रिस्क में और करेज में, वो थिन लाइन नहीं पता होती। और वीक होने की वजह से राहु वो डेंजर जोन के अंदर चले जाते हैं और नुकसान खा जाते हैं। जबकि जिनका दूसरी तरफ राहु मजबूत होता है, वो लोग, उनको पता है कि मैं डेंजर जोन में जा रहा हूं, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। आप सोचिए, जब कोई टेक्नोलॉजी नई नई आती है तो जो लोग उस टाइम पर उसको अडेप्ट कर लेते हैं। आपने कोई बिजनेस शुरू किया, लेट्स से एआई, तो जो कंपनी हम्म। सबसे पहले एआई में आई होगी या दूसरे नंबर पर जो आई होगी, उन दो कंपनियों ने खूब पैसा बनाया होगा। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं। सिमिलरली, अब जो कंपनी, अब 10 कंपनियां, 50 कंपनी, 100 कंपनी मार्केट में ऑलरेडी एआई की आ चुकी। जब 101 भी कंपनी आएगी, क्या वो उतना पैसा बनाएगी जितनी पहले वाली ने बनाया होगा? नहीं। क्योंकि जो पहली कंपनी थी उसको पता था कि यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उससे ज्यादा है। सो जिनका राहु स्ट्रांग है उनको आइडेंटिफाई, वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ रिस्क है और यहाँ से मैं अपॉर्चुनिटी निकाल लूंगा। लेकिन वीक राहु वाले वहां पर नुकसान खा जाएंगे। इसलिए इन लोगों को कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ऐसी जगह पर बिजनेस करना चाहिए, ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर रिटर्न्स अश्योर्ड हों, या एटलीस्ट जितना लगा रहे हैं उतना वापस आ जाए। ये डिफरेंस है। बाकी सेवा तो मैंने आपको रेमेडी के लिए बताई ही। बिल्कुल। तो जैसे भी आपने ना बिजनेस फैक्टर बोला था, तो क्या जो राहु से गवर्न और जिसका वीक या नेगेटिव राहु मैं बोलूं, तो क्या वो धोखे खाते हैं या वो धोखे देते हैं ज्यादा? धोखे वो सीखते हैं, धोखे खाते ओके। हैं। अगर राहु वीक है तो हाँ। धोखे मिलते हैं, धोखे खा सकते हैं और वो नुकसान उठा सकते हैं। धोखा देना एक ट्रेट है जो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब हर व्यक्ति जिसका राहु स्ट्रांग है धोखा देगा नहीं, आई 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 हम्म। डोंट बिलीव इन। इसलिए धोखा खाने वाला भी सिमिलर है कि राहु अगर वीक है तो 100% धोखा खाएगा ही खाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है आपके दोस्तों का सर्किल जो है वहां पर कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, जो आपके शत्रुओं का हाउस है वहां पर कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। धोखा किससे खाओगे? शत्रुओं से खाओगे ना। या पीठ पीछे कोई बिल्कुल। चुरा भोंकेगा तो कौन बैक स्टैबिंग करेगा? तो कौन करेगा? दोस्त ही करेगा, नोन पर्सन ही करेगा ना।
तो आपका सोशल बिल्कुल। सर्किल जो 11th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, 6th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, अगर वो क्रूर या पाप ग्रह हैं तो धोखा खाने के चांसेस बढ़ सकते हैं और धोखा देने के भी बढ़ सकते हैं। इसलिए हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि स्ट्रांग होने पर धोखा दोगे और वीक होने पर धोखा खाओगे। थैंक यू सो मच सर। आपने शनि हो गया, राहु ग्रह हो गए, आपने इनको इतने इजी लैंग्वेज में समझाया। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और सर ने बहुत अच्छे से बोला कि आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिए और ग्रह को फिर आप अपने आप खुद ही बैलेंस करने लग जाएंगे। तो सर अब हम नेक्स्ट प्लेनेट के और आखिरी प्लेनेट के बारे में बात करते हैं, जिसको डिटैचमेंट का घर और इमोशनल लेस बोला जाता है, बहुत ज्यादा। और केतु। डिटैचमेंट तो सबसे ज्यादा कि वो लोग डिटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो अब हम बात करने वाले हैं केतु के बारे में। ठीक है, ऐसा बोला जाता है जिस इंसान को संतुष्टि हो गई उसका राहु स्ट्रांग है। लेकिन आजकल के मतलब ऐसे एम्बिशियस वर्ल्ड में लोग संतुष्टि नहीं होते। अगर किसी को 10 करोड़ कमा भी लिया तो वो और आगे आगे की ड्रीम करने लग जाते हैं। तो एक एम्बिशियस में और केतु में कैसे बैलेंस करें? देखिए, राहु का काम है एम्बिशन देना, है ना। हम्म। जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, पहली रील्स आपने देखी, दूसरी रील तुरंत, तीसरी, चौथी, पांचवी, लगातार ये एंडलेस साइकिल है, राइट। यही काम राहु बिल्कुल। का है और होना कोई गलत बात भी नहीं है। राहु बिल्कुल। राहु ही आपको इतना एम्बिशियस बनाता है कि आप लाइफ में बहुत ग्रो करते हो। बिल्कुल। ये तो हो गया एम्बिशन होना। अब आप कह रहे हो केतु, जिसका नेचर बिल्कुल अपोजिट है राहु का, यही आपका क्वेश्चन है हम्म। ना, कि राहु हाँ और जी। केतु कैसे बैलेंस होते हैं, हम्म। या एक साथ कैसे, मतलब ये क्या एक इंसान की पर्सनैलिटी में दोनों चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। अगर मैं क्वेश्चन गलत समझाऊं तो आप रिफ्रेश कर सकते हो। क्या मैंने नहीं सही नहीं, समझा है एक्चुअली क्वेश्चन? मेरा ये वाला था प्रश्न एक्चुअली कि एक इंसान है वो एम्बिशियस है, बट रोको। वो आगे आगे की। हाँ, ठीक है सर, अब बात करते हैं केतु की। ऐसा बोला जाता है कि राहु और केतु एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सर है तो एक धड़ है। तो क्या एक इंसान की कुंडली में ये दोनों प्लेनेट स्ट्रांग हो सकते हैं? बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता कि लोगों ने इससे पहले इसके बारे में कभी सोचा भी होगा या नहीं। रीजन इज, राहु हाँ। आपको एम्बिशियस बनाता है, राहु आपको आगे बढ़ने के लिए, इन्वॉल्व रहने के लिए, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए प्रेरित करता है। ये राहु का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। और केतु क्या बोलता है, डिटैच हो जाओ, हर चीज मोह माया है, कि किसी चीज के एम्बिशन की जरूरत नहीं है, जितना है उसमें खुश रहो। बिल्कुल दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दोनों स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं एट द सेम टाइम, मैं बताता हूँ। जब आप एम्बिशियस होते हैं ना, आप मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक रिसर्च करे जा रहे हैं, ये पहला एक्सपेरिमेंट चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, आउटकम हो सकता है आप फेल हो रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप एम्बिशियस हो, आप एक खोज करना चाहते हो। सो व्हेन यू कंटिन्यूसली कीप वर्किंग, कि मुझे अपना काम से मतलब है, रिजल्ट कुछ भी हो, वो जो सेटिस्फेक्शन है वो केतु देता है। तो अब यहाँ पर ओके। क्या हो रहा है, आप एम्बिशियस भी हो, आप आगे भी बढ़ रहे हो, कंटिन्यूस अपनी रिसर्च करते जा रहे हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आउटकम, और अंदर एक सेटिस्फेक्शन है, जो होगा देख लेंगे ना। सक्सेसफुल होगा तो अच्छी बात है, खोज हो जाएगी, और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं अगली बार ट्राई कर लूंगा। तो जब आप एम्बिशियस होते हो बिना किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के, आपका राहु भी स्ट्रांग है और केतु भी स्ट्रांग है, क्योंकि केतु देता है सेटिस्फेक्शन। केतु रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। केतु कहता है कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहो। तो साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, और जो भी उसकी संस्था होगी वो कह रही है पैसे लगाओ, तुम रिसर्च करते रहो, आउटकम की चिंता मत करो। तो वो अंदर से सेटिस्फाइड है, मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरा एम्बिशन फुलफिल हो रहा है, मुझे सक्सेसफुल हो गया तो अवार्ड मिल जाएगा, नहीं हुआ तो मैं दोबारा कोशिश करता रहूंगा। तो एम्बिशन और सेटिस्फेक्शन, ये दोनों मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल में दिखाए, और यहीं से ऐसा पता चलता है कि आपका राहु और केतु दोनों स्ट्रांग हैं या नहीं। एक कुंडली में राहु और केतु दोनों स्ट्रांग हो सकते हैं, और ये रेयर केसेस में होता है, ये बहुत नॉर्मल नहीं है राहु और केतु एक साथ आपको स्ट्रांग देखने के लिए मिले। अगर आप 100 कुंडली दिन में देखते हो तो एक या दो में आपको ऐसा मिलेगा जहां ये कॉम्बिनेशन हो, अदरवाइज किसी का राहु ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा, किसी का केतु ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। तो जैसे अभी आपने बोला कि ये बहुत रेयर केस में होता है, और किसी का बहुत पॉजिटिव होता है तो किसी का नेगेटिव होता है। तो हम ये वाला भी थोड़ा समझूंगी। अगर किसी का राहु बहुत ज्यादा नेगेटिव है और केतु पॉजिटिव है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंसान की लाइफ पे?
केतु नेगेटिव रहेगा तो इंसान आइसोलेशन में ऐसा चला जाएगा कि केतु क्या करेगा, केतु करता है आपको आइसोलेट, ये कहेगा हम्म। कि सब मोह माया छोड़ छाड़ कर जाओ। ये तो पॉजिटिव केतु के हैं। नेगेटिव केतु जो है आपको तंत्र विद्या की तरफ भी ले जा सकता है आपको, क्योंकि ये तंत्र क्रियाओं का भी कारक होता है। नेगेटिव केतु होने पर आप गलत विद्याओं में जा सकते हो, गलत करने की सोच सकते हो। आपने सुना है कि कुछ लोग शमशान में जाके समाधि लेते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं, राइट। हालांकि मैं ये उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो किसी का बेचारे नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन साधना करते हैं। बेसिकली वो आइसोलेटेड प्लेस पर चले जाते हैं, है हम्म। ना। और ऐसी विद्याओं में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे वो शायद वो अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हो। मैं फिर बोल रहा ओके। हूँ, वो किसी की सोसाइटी में नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो अपनी साधना कर रहे हैं। और वो साधना करना गलत नहीं है, मैं उसको भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन नेगेटिव होने पर केतु, आप आइसोलेटेड प्लेसेस पर तो जाओगे लेकिन ऐसी क्रियाओं में चले जाते हो कि जहाँ ओके। पर रात की एक्टिविटीज में आप ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, जहाँ पर रात जब प्रिवेलेंट होती है आप वहां पर एक्टिविटीज कर रहे हो। आप हिमालय पर चले गए, हिमालय पर चले जाना पॉजिटिव केतु का हम होता है, लेकिन नेगेटिव केतु क्योंकि वो आइसोलेशन है, वो भी आइसोलेशन है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। शमशान में जाके समाधि लेना या अपने अपना जो तपस्या करना होता है वो आसान काम समझ रहे हो आप। वहां पर इंसान का आधा दम तो ऐसे निकल जाता है नॉर्मल इंसान का, क्या शमशान वर्ड सुनते ही। उन लोगों में इतना हम्म। करेज होता है, इतनी शक्ति होती है कि वहां जाके वो अपनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो ये नेगेटिव हाँ। एनवायरनमेंट जहाँ पर आएगा ना, डार्कनेस, तंत्र विद्या, हम्म। ये सब चीजें कहाँ से आती हैं, ये केतु से आएंगी जब नेगेटिव होता है। और नेगेटिव वर्ड भी मैं शायद लूजली यूज कर रहा हूँ, जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो। अगर हम इस तरीके से बोलें, क्योंकि कोई भी ग्रह नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, वो आपकी कुंडली में जहां बैठा है उसमें कितनी एनर्जी है, उससे क्या क्वालिटी है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ना कि वो कोई आपके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है। लेकिन आपकी कुंडली में किस वे में वो आपकी अपनी एनर्जी निकाल रहा है वो रिप्रेजेंट करता है। सो केतु भी गलत नहीं है, राहु भी गलत नहीं है। केतु सिर्फ इतना है कि आपको ऐसी ऐसे कर्मों में आपको इन्वॉल्व कर देगा जहां पर नेगेटिविटी, डार्कनेस और रात वाली चीजें इन्वॉल्व। कुछ साधु संत बाबा ऐसे भी होते हैं जो हिमालय पे जाते हैं, वहां पे साधना करते हैं। तो क्या वो एक पॉजिटिव केतु का साइन है? क्योंकि वहां पे तो डार्कनेस नहीं है, बट हाँ, जी, ये है कि वो साधना कर रहे हैं, थोड़ा रोशनी वाली जगह हिमालय पे जा रहे हैं। तो क्या वो पॉजिटिव केतु का साइन है या नेगेटिव केतु का साइन है? हिमालय जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप घर में बैठ के भी पॉजिटिव केतु से साधना कर ओके। सकते हो, क्योंकि ओके। वो दुनिया से दूर जा रहे हैं, वो अपने हाँ। ईस्ट की प्राप्ति चाहते हैं, वो ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव केतु का साइन है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, केतु पॉजिटिव होना या केतु स्ट्रांग होना का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़कर चले जाओ। हम्म। केतु का मतलब है कि आप संतुष्ट हो जाओ। आप जो भी काम करते हो अगर अंदर से संतुष्ट हो, आपके अंदर और की इच्छा नहीं है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे हम्म। विशियस सर्कल बोलते हैं ना, इंग्लिश में टर्म है विशियस सर्कल। हिंदी में हम्म। मुझे टर्म मुंह में नहीं आ रहा है अभी, क्या बोलते हैं उसको, जब आप उस साइकिल में नहीं फंस रहे हो। आपने कहा मैं 20-50 हज़ार रुपये कमाता हूँ, मेरा घर चलता है अच्छे से, मेरे बीवी बच्चे सब सुखी हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, घर में हम अच्छे से रोटी खा रहे हैं, अपने सिर पे छाते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हो, भगवान को धन्यवाद बोलते हो कि भगवान आपने मुझे जो दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, आपने मुझे इतना दिया उसके लिए धन्यवाद। ये जो सेटिस्फेक्शन की भावना है ये स्ट्रॉन्ग केतु के लिए है। तो केवल ओके। हिमालय पे जाने से स्ट्रॉन्ग केतु नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन लाने से भी केतु स्ट्रॉन्ग होता है। और ये स्ट्रॉन्ग केतु ही रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर सेटिस्फेक्शन है। और ऐसे लोगों को ओके। क्रिटिसाइज किया जाता है सोसाइटी के अंदर, अरे ये तो हम्म। जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। अरे भाई जरूरत हम्म। ही नहीं है ना उसको, क्योंकि जो जेट रेस है आगे बढ़ने की, टॉप पर पहुंचने की, दूसरों को पीछे छोड़ने की, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तुम उसमें इतना हम्म। बर्न आउट हो जाओगे, इतना इन्वॉल्व हो जाओगे, तुम्हें होश ही नहीं रहेगा कि तुम्हारे आसपास हो क्या रहा है। सो ओके। मैं डिसीजन ऑडियंस के ऊपर छोड़ देता हूँ कि वो रेट रेस ज़्यादा सही है या केतु का स्ट्रांग होना ज़्यादा अच्छा है। मुझे कमेंट करके बताएं ऑडियंस की वो क्या सोचते हैं, ताकि मुझे आपकी फीडबैक भी मिलती रहे। जी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा केतु का मतलब। जो लोगों ने बदनाम कर रखा है इनके पास इमोशंस नहीं होते या जो भी चीज है, ऐसा नहीं है। आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, और सर ने बहुत बेखूबी तरीके से सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें बताया है।
तो सर जैसे अभी आपने एक एग्जांपल लिया था कि संतुष्ट होना जरूरी है, चाहे वो 50,000 क्यों ना कमाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मैं केतु से भी गवर्न, क्योंकि मेरा 7 नंबर है और मैं केतु से भी गवर्न होती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महीने की 30,000 रुपए कमा रही हूँ और मैं संतुष्ट हूँ कि भाई हाँ, मेरा खर्चा निकल रहा है, लाइक मेरी फैमिली को मेरे को नहीं देने होते, बट हाँ मेरा खर्चा निकल रहा है, मैं संतुष्ट हूँ और इसमें मेरा सारी चीजें चल रही है, तो क्या वो भी एक स्ट्रॉन्ग केतु की ही पहचान है? जी या बिल्कुल। वो ये तो नहीं है, या ये ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने ही कंफर्ट जोन में हूँ और मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती, तो वो भी एक कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे? बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, लेकिन जैसे कि हम्म। मैंने एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग केतु का एग्जाम्पल है, सही बात है। क्योंकि आपकी हम्म। ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आप जो भी अमाउंट से कमाते बिल्कुल। हो आप उसमें खुश हो। खुश होना हम्म। इम्पोर्टेंट है, कितना कमा रहे हो बिल्कुल। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आ, हाँ जी। आपको लगता है कि जीवन में सिर्फ पैसा कमाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मुझे अपनी हम्म। लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलना है, मेरा परिवार है, मेरे हम्म। रिश्तेदार हैं, मुझे घूमना है। मैं हम्म। सारे फंक्शंस अटेंड करना चाहती हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के बीच में रहना चाहती हूँ। और ऑन दी अदर हैंड आप साथ में पैसा भी कमा रहे हो, आप हम्म। अंदर से बहुत खुश हो, तो क्यों पड़ना है रेट रेस के अंदर? जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाते हो तो अंदर से बहुत खुश हो। मैं ये एग्जाम्पल पहले भी दे हाँ। चुका हूँ अपने शुरुआत में। सो अंदर बिल्कुल। से खुश होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रॉन्ग केतु का की निशानी है, उसका इंडिकेशन है। और जो आप हो तो बहुत खुशी की बात है कि आप रेट रेस में नहीं हो। अब लोग हम्म। क्रिटिसाइज तो हर चीज़ को करते हैं। हाँ। मैं गरीब हूँ तो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मैं अमीर हूँ तो हाँ। मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि लोगों के पास टाइम बहुत है क्रिटिसाइज करने के लिए। हम्म। सो आप कुछ भी कर लो, आप सबको खुश नहीं कर सकते। आप अपने हम्म। आप अंदर से खुश रहो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारा जन्म सबको खुश करने के लिए नहीं हुआ है, मेरा ये हाँ। बहुत स्ट्रांगली मानना है। ओके। ये चीज आपने बहुत अच्छे से क्लियर करी है केटू के बारे में, स्पेशली क्योंकि मेरे को तो इतने सारे पॉडकास्ट, इतने सारे रील्स देख के बहुत ज्यादा मन में कंफ्यूजन रहता है आखिर इसकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि सब अलग अलग बोलते हैं और लोगों के वही पर्सपेक्टिव माइंड में जाता है। जी तो बिल्कुल। जैसे आपने शनि के लिए बताया सेवा जरूरी है, राहु के लिए भी आपने बताया सेवा जरूरी है, तो क्या केतु के लिए भी सेवा जरूरी है? अगर है तो उनको किस चीज की सेवा करनी चाहिए? राहु और केतु दोनों के लिए एनिमल सर्विस बताई गई है। हम्म। डॉग फीडिंग या मछली की फीडिंग या कोई भी बर्ड बर्ड फीडिंग, कुछ भी फीडिंग कराइए। हम्म। राहु के लिए कहा जाता है कि आप अपने घर की क्लीनिंग जरूर करें, टॉयलेट बिल्कुल। साफ करें। राहु के लिए एडिशनल है कि अलॉन्ग विद द एनिमल सर्विस, अगर आप सफाई ज़्यादा रखेंगे तो राहु स्ट्रांग होता है, ऐसा कहा गया ओके। है। हम्म। हालांकि जैसा मैंने वन वर्ड यूज़ किया था, सेवा, मानव सेवा या जानवर सेवा, एनिमल सर्विस, वो बाय डिफॉल्ट है सबके साथ में। केतु के लिए एनिमल फीडिंग है, नो डाउट। मेरा मानना है कि भगवान की भक्ति में जब आप लीन होते हो, केतु कहते हैं ना जब स्ट्रांग होता है तो आप निर्मोही हो जाते हो। निर्मोही आई थिंक वही टर्म है हिंदी में, जहाँ पर आपको मोह नहीं होता किसी चीज को, हम्म। आप संतुष्ट हो। आपके ऊपर आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जीवन में, अगर आप उनका ध्यान रख पा रहे हो, इससे बड़ी सेवा और कोई भी नहीं है। क्योंकि जब तक वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट से आपका एक बच्चा है, जब तक उसकी हम्म। पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे इंडिया में यही माना जाता है, क्योंकि हम्म। वो फिर पढ़ाई के बाद से अपना खर्चा उठाने के लिए वो काबिल हो जाता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? उसकी एजुकेशन पूरी कराने की, वो आपने अगर करा दी, ये सेवा हो गई। आपकी वाइफ आपके साथ रहती हैं, वर्किंग भी हो सकती हैं, नॉन वर्किंग भी हो सकती हैं। जब तक आप दोनों का मैरिड रिश्ता सही चल रहा है, आप दोनों हम्म। खुश हो उस रिश्ते के अंदर, यही सेवा है। कोई अलग से सेवा बिल्कुल। नहीं करनी है। ये जो हम बात करते हैं ना कि अपने इष्ट की सेवा पूजा करना, इंसान की हम्म। सेवा करना, जानवर की सेवा करना, ये सब सेकेंडरी होता है। कोई भी ओके। प्लेनेट हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, मैं उनके पास तब जाऊंगा जब मैं अपनी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से निभा रहा हूँ। ओके। इसलिए केतु में कहते हैं कि भगवान की पूजा जरूर करो, लेकिन अगर आप किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते को ठीक से निभाओ। क्योंकि आप भगवान के लिए इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आपने इनसे मुंह मोड़ा तो भगवान भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको या तो रिश्ते में जाना नहीं था और गए हो। हम्म। केतु स्ट्रांग है, आपको लगता है कि मुझे मोह माया से आगे बढ़ना है, संन्यास हम्म। लेना है, तो आप पीछे जिनको हम्म। छोड़कर जा रहे हो बिना किसी सपोर्ट के, वो पाप हम्म। आपको लगेगा जरूर। वो अगले जन्म में मिले, इस जन्म में मिले, वो भगवान के हाथ में है। लेकिन आप बीच रास्ते में किसी को मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते।
यही एक केतु की रेमेडी है। ओके। पर लेकिन जैसे कोई इंसान है वो केतु से गवर्न हो रहा है, राहु की महादशा चल रही है उसकी, तो इसमें भी कुछ उनको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ में पॉजिटिव? मतलब राहु की महादशा थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट दे रही है उनको, बट केतु उनका अच्छा है। हम्म। तो मतलब इसमें भी कुछ उनको रिजल्ट्स क्या उनको कर, या तो क्या करना चाहिए और क्या रिजल्ट्स उनको देखने को मिलेंगे बेसिक? राहु की महादशा चल रही है। राहु हो सकता है वेल प्लेस्ड ना हो, जिसकी वजह से उनको हम्म। चैलेंजेस आ रहे हैं। क्या होगा? सडन लॉसेस हो सकते हैं। राहु हम्म। सडननेस का भी कारक है। अब वो पता नहीं कौन से भाव में प्लेस्ड है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए ऐसे बोल देते हैं कि किसी ऐसे भाव में प्लेस्ड है जहां पर उनको सडन लॉसेस हो रहे हैं। मान लीजिए 8वें भाव में ही प्लेस्ड है, कमजोर हम्म। राहु है। तो ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लेंगे वो जहां पर उनको नुकसान हो जाए, उनको डेंजर जोन का पता नहीं चलेगा और इन्वेस्टमेंट करके नुकसान करा सकते हैं। या अपने जहाँ पर वो नौकरी करते हैं वहाँ पर बोलने की वजह से कुछ गलत बोल देंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, उनको नुकसान हो जाएगा। केतु आप बोल रहे हो उनका स्ट्रांग है। केतु स्ट्रांग होने के बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा ऐसी कंडीशन में कि, हम्म। या उनको सलाह भी दी जाती है कि अगर आपका केतु स्ट्रांग है और राहु वीक है, आप अपने लिए टाइम निकालें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तब तो आपको पता चलता है कि आपने क्या कदम सही उठाया है और क्या कदम गलत उठाया है। वहां पर जब आप उसको जज करेंगे अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन कि मेरे इस स्टेप की वजह से ये जिंदगी में गलती हुई है, और उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो आपकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि राहु मति भ्रम देता है, इल्यूजन देता है, वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन करने नहीं देता, वहां पर इंसान कंफ्यूज होता है और परेशान होता है। फिर वो चक्कर लगाता है एस्ट्रोलॉजर्स के कि मुझे रेमेडी बताओ, मुझे मेरा समय कैसे ठीक होगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी का समय ठीक नहीं कर सकता है। वो आपको तरीका बता सकता है कि आप अपने अंदर ये परिवर्तन करके इस स्थिति को फेस करने के लिए ऐसे तैयार हो सकते हो। जो सच्चा एस्ट्रोलॉजर होगा वो यही बताएगा, और अदरवाइज तो मार्केट में सब लोग बैठे ही हैं गलत नतीजे, गलत तरीके बताने के लिए। सेल्फ ओके। रियलाइजेशन करो, चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू होंगी। तो जैसे भी आपने सेल्फ रियलाइजेशन बताया, तो क्या ऐसे लोगों को जर्नलिंग भी करनी चाहिए? रिफ्रेश करें, जर्नलिंग मतलब? जर्नलिंग मतलब कि वो अपनी जो जैसे आज का दिन गया है, ठीक है, रात को वो डायरी खोल के बैठेंगे और वो पूरा प्रॉपर लिख रहे हैं कि आज का मेरा दिन ये ऐसा नहीं, गया कुछ है, भी हो सकता क्या है। गलतियां उनसे हुई हैं, क्या क्या मतलब उन गलतियों को सुधार के वो क्या पाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी आज एक डील लॉस हो गई है और वो मेरी गलती कम्युनिकेशन की वजह से, तो मैं उसी डायरी में लिखूंगी कि भाई मेरे को ऐसे से बात करनी चाहिए, तो ताकि मेरा वो लॉस नहीं होता। देखो, तो क्या? अब आप मन में सोचो या आप डायरी में लिखो, कर तो आप हम्म। एक ही चीज रहे हो ना, सेम ही चीज। इट्स जस्ट दैट कि आप मेथड डिफरेंट ले रहे हो। मैंने आपसे हाँ। बोला था आप अकेले बैठ के अंतरात्मा में सोचो क्या क्या हुआ था, कहाँ गलत हुआ। अब आप वो वैसे ना करके आप डायरी पे लिख रहे हो। बात तो हाँ। सेम ही है, एक ही मतलब आप कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, काम आप वही कर रहे हो, अपना इंट्रोस्पेक्शन कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। और वो चाहे डायरी में हम्म। लिख के कर लो, आपको पता चल जाएगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं करोगे तो राहु फिर तो आप मति भ्रम रखेगा ही आपकी। ये वाली चीज आपने बहुत अच्छी बताई है। अब यहीं पर ब्रेक लेते हैं, अब आप ना एक बार 14 और 15 वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, आई थिंक हो अब जाएगा। इसका आप चल। तो सर आपने तीनों ग्रहों के लिए सेवा बहुत जरूरी बताई है, पर अब मैं एक सवाल करना चाहूंगी, जैसा आप विदेश में रहते हैं, तो आपको तो वहां पे गौ माता या एक होता है ना एजेड लोग, आपको ऐसे नहीं मिलते होंगे, बिकॉज हमारे सिटीज में तो यहाँ पे होती है गौ माता बैठी रहती हैं और हमें मिल भी जाती हैं, बट जो लोग विदेश में रहते हैं वो उन लोगों का सेवा का अल्टरनेटिव क्या है? आपकी बात बिल्कुल सही है। विदेशों के अंदर गायें सड़कों पर नहीं मिलती हैं, इवन फार्म्स में भी नहीं मिलती हैं। अ, तो आप वो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। कोई भी गौ माता से रिलेटेड रेमेडी आप नहीं कर सकते। बुजुर्ग हम्म। लोग इजीली ऐसे नहीं मिलते हैं। वेस्टर्न सोसाइटी काफ़ी आइसोलेटेड सोसाइटी है। इंडिया में हम अपने नेबर से एक रिलेशन बनाकर रखते हैं। हमें पता होता है वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या जॉब करते हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं। और विदेशों में ऐसा नहीं होता है। आपको नहीं पता होगा नेक्स्ट डोर नेबर आपका कौन है। सो इनका ऑल्टरनेट यही है सबसे पहले तो कि जो बुजुर्ग लोग हैं अगर नहीं है तो आपके घर में तो जरूर जरूर होंगे। क्या आप हम्म। अपने माता पिता से बात करते हैं?
क्या आप अपने माता पिता का दर्द जानते हैं? जब उनको विदेशों में जब आप विदेश में रह रहे हो, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है इंडिया में रहकर या जहाँ पर भी वो रहते हैं। अगर आप उनको टेक केयर ठीक से कर पा रहे हो, क्योंकि आप, मुझे पता है आप रिमोटली हो, आप रिमोट हो, हम्म। आप फिजिकली प्रेजेंट होकर उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो क्या आपने ऐसे अरेंजमेंट्स किए हैं कि आपकी एब्सेंस में कोई और उनकी सेवा कर रहा है? आप फाइनेंशियली या किसी और तरीके से उनका ध्यान रखते होगे, लेकिन आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका पुत्र हो या पुत्री होने का जो धर्म है वो भी निभाया जाए, और उनको जिस सेवा की ज़रूरत है, उस जिस एज में वो हैं, वो भी कोई ना कोई ज़रूर कर रहा हो। तो यही ऑल्टरनेट है, क्योंकि अल्टीमेट एम इज सेवा। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैसे भेजते रहो लेकिन आपके पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं और आपके पास फ़ोन करने का भी टाइम नहीं है। आपको ओके। उनसे मेंटली कनेक्टेड रहना ही होगा, उनसे अपने संतान की तरह, जैसे हर माँ बाप अपने संतान से बात करना चाहते हैं, आपको 5 मिनट उनके लिए निकालने होंगे दिन में, उनसे बात करनी होगी, वो फील कर पाएँ आपकी वार्मथ, आपके दिल में जो उनके लिए फीलिंग्स हैं। और फाइनेंशियली अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके दिल में ये जा रहा है कि मेरा बच्चा दूर रहते हुए भी मेरा ध्यान रखता है, उसे पता है कि मेरी दवाई का ये टाइम है, और मैं उसे मुझे फ़ोन करके कंफर्म करता है कि मम्मा तुमने दवाई ली नहीं ली, या पापा तुमने दवाई ली नहीं ली, अगर आप इतना भी करोगे ना, उनकी फीलिंग्स सोचो कितनी ब्लेसिंग्स निकलेंगी उनके दिल से, कि मेरा बेटा मजबूर ज़रूर है क्योंकि पैसा कमाना है, सबका ध्यान रखना है, तो विदेश जाना भी ज़रूरी है, लेकिन आप ध्यान अगर रख पा रहे हो छोटी छोटी चीज़ों का, कि घर में सर्दियाँ आ गई हैं, ब्लैंकेट्स हैं नहीं हैं, डॉक्टर पास में रहता है नहीं रहता है, रेगुलर चेकअप हो रहे हैं माँ बाप के नहीं हो रहे हैं, और किस तरीके से सेवा करोगे, और कोई उनका केयर टेकर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने सारे टिक बॉक्स, अगर चेक बॉक्स टिक कर दिए, यही सेवा है। गौ माता के पास जाने की जरूरत ही नहीं, अपने घर के घर वालों की सेवा कर लो। और गौ माता क्यों, डॉग्स रहते हैं जनरली, अगर आप पॉन्ड्स में जा सकते हो, फिश को दाना खिला सकते हो, एनिमल की सेवा है। स्पेसिफिकली डॉग मेंशन करना शास्त्रों में किया गया है, लेकिन आप किसी भी एनिमल की सेवा कर सकते हो। आप बर्ड फीडिंग कर सकते हो, बर्ड फीडर अपने घर के बाहर बैल्कनी में लगा लीजिए, बर्ड्स आती हैं और वो गेहूं खाती हैं, जौ खाती हैं, आप वो अपने घर में लगा दो, तो हो गई एनिमल सेवा। माता पिता का ध्यान रख लिया, हो गई बुजुर्गों की सेवा। विदेशों में ऐसे ही ये है। आपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया, वरना तो लोग कुछ ना कुछ रेमेडी वगैरह, पता नहीं क्या इतनी महंगी महंगी रेमेडीज बताते हैं। तो अब एक लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे पॉडकास्ट को। डेफिनेटली बहुत लोगों के माइंड में ये चीजें आ रही होंगी, जो भी ये इंसान पॉडकास्ट देख रहा है, उसके बाद मतलब ये पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद उनके माइंड में ये आएगा कि अगर किसी को भी वो एक चीज करनी हो जिससे राहु शनि केतु तीनों ग्रह बैलेंस हो जाए, तो वो क्या करें? सिर्फ एक चीज अगर वो करें तो। जी, बहुत सुंदर सवाल है, और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को मेरा जवाब पता भी होगा। बैलेंस करना, मेरा जो मानना है, बैलेंस करना, आई डोंट नो, क्योंकि मैं रेमेडीज नहीं बताता हूँ, ऐसी हम्म। रेमेडीज नहीं बताता हूँ जहाँ पर आपको जेम स्टोन्स हो या कोई पूजा की पद्धति हो वो करनी हो। मेरी रेमेडीज हमेशा सेवा से रिलेटेड होती हैं, तो कोई एक चीज़ वन वर्ड में बताऊंगा जो सबको बैलेंस रखती है, दैट इज सेवा। नर मानव सेवा हो या एनिमल सर्विस हो, सेवा करोगे तो ये हर चीज़ बैलेंस, ये तीनों ग्रह ही नहीं, आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस रहेंगे। जीवन में जो परेशान, देखिए जीवन किसी का परफेक्ट नहीं है, ये बात आप ध्यान रख लो। किसी के हम्म। जीवन में माता पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, किसी के जीवन में संतान से रिलेटेड आएगी, किसी के जीवन में फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड आएगी, किसी के जीवन में नौकरी से संबंधित आएगी, किसी के जीवन में पैसे को लेकर आएगी, किसी के जीवन में आएगी ज़रूर। किसी का जीवन परफेक्ट नहीं है, तो ग्रहों को बैलेंस करने के चक्कर में नहीं पड़ो। क्या ओके। करना है, करना यह है कि सेवा करते रहो, अपना कर्म ठीक रखो, किसी को धोखा मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भगवान बन जाओ, भगवान कोई भी नहीं बन सकता, लेकिन अच्छे इंसान बन जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, जहाँ पर आप दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते, आपका कोई कॉम्पिटिटर है, आपका कोई दोस्त है, आपका परिवार का व्यक्ति है, वो आपसे आगे निकल गया, लेकिन आपके दिल में जेलसी नहीं आई, आपके दिल में खुशी हुई क्योंकि वो आगे बढ़ गया, आपका कुछ भी, तो ये जब जेलसी नहीं आती, ये एक अच्छे इंसान की कैरेक्टरिस्टिक है। आप किसी को बुरा दिल से नहीं चाहते हो कि इसका बुरा हो जाए, चाहे उसने ही आपका बुरा क्यों ना किया हो। तो मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल होते हुए आप अगर अच्छे इंसान बन जाओ,
और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बिल्कुल भगवान जैसा बिहेवियर करो, आप फेक बनो दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छे नेचर का हूँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंसान है, हमारे अंदर कमियां रहेंगी, हो सकता है हम हार्श बोल जाएं, ये इंसान की कैरेक्टरिस्टिक है, पॉसिबल है। लेकिन अगर आप उसको कम कर लो, कंट्रोल कर लो, हो सकता है आप गॉसिपिंग करते हो, किसी के साथ कुछ लाइफ में खराब चल रहा है और आप उस पर हंस रहे हो, दैट इज नॉट गुड। अगर आप उसको सपोर्ट कर सकते हो किसी तरीके से, वो कर लो, सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी ही सॉल्यूशनिंग की हो जाएगी। सो बैलेंस करने जैसा कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने कर्म ठीक रखने हैं। बाकी विपत्तियां आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी, और लाइफ हमेशा जिगजैग ही होती है। स्ट्रेट हो गई तो इंसान मर जाता है। ओके। सर, इस पॉडकास्ट के बाद ना बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि बताइए मेरा राहु वीक है, बताइए क्या मेरा राहु स्ट्रांग है। तो क्या इन सबको कंसल्टेशन, क्या मतलब हम ऐसा कुछ बता सकते हैं या फिर इनको प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी होगी? देखिए, आइडियली तो किसी के बारे में जब बताना होता है तो कुंडली का पूरा एनालिसिस ही करना होता है। हम्म। कोई एक प्लेनेट की पोजीशन देखकर प्रिडिक्शन देने में एरर होने की संभावना रहती है। मेरा कंसल्टेशन इजीली अवेलेबल है, मेरे प्रोफाइल के अंदर लिंक दिया है वेबसाइट का, वहाँ पर जा सकते हैं, व्हाट्सएप पर जा सकते हैं, कांटेक्ट करके मेरी टीम कांटेक्ट कर लेती है और आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आप सभी को, सर की जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। वो बाकी एस्ट्रोलॉजर से लाखों और हजारों नहीं लेते, उनकी फीस बहुत लिमिटेड है, और ये बहुत लिमिटेड टाइम तक है। मैं इतना बता दूं, कुछ टाइम के बाद सर की फीस, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द जितने लोगों को बेनिफिट हो सकता है, आप प्लीज उनसे कंसल्टेशन दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी स्थिति जाननी है, ग्रहों की क्या है, कैसे, आपको क्यों ग्रह इतने ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, बाकी मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारी चीजें डाल दूंगी। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझाया, बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल तरीके से और लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपने सारे ग्रहों के बारे में समझाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रव्या जी। लेकिन इससे पहले कि हम पॉडकास्ट अपना ख़त्म करें, मेरे अपने ऑडियंस से यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार हम्म। वालों के साथ में शेयर जरूर करें अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम नए वीडियोस लेकर जल्दी जल्दी आपके सामने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी। ओम नमः शिवाय।